हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्यों कोई कंपनी जब 20%, 30% से अपना रेवेन्यू बढ़ाता है मगर उसका प्रॉफिट जो है वो 50%, 60%, 70% से भी बढ़ जाता है। वो बिजनेसेस कौन सा ट्रिक यूज करते हैं जिसकी वजह से 20% सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने से प्रॉफिट 50, 60, 70% तक बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में बात करेंगे कि ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे काम करता है बिजनेसेस में और ऑपरेटिंग लीवरेज की वजह से कैसे हम लोग अपना जो नेट प्रॉफिट है, अपना जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कई गुना बढ़ा सकते हैं रेवेन्यू के मुकाबले। अलग अलग बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लीवरेज अलग अलग तरीके से काम करता है, तो वो सारा चीज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से या कंपनी के वेबसाइट से कैसे कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, तो वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में ऑपरेटिंग लीवरेज के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं लीवरेज क्या होता है। लीवरेज वही होता है जिसके ऊपर बेस करके हम लोग कम एफर्ट में भी ज्यादा वजन उठा सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल को देखें तो देखिए, ये जो डंडी है इसे हम लोग लीवर कहेंगे। तो यहाँ पे लीवर देखिए, लेफ्ट साइड में जितना बड़ा होगा उतना हम लोग राइट साइड में ज्यादा वजन उठा सकेंगे कम एफर्ट में, राइट। और जितना इस साइड में कम होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं लीवर को छोटा कर देता हूँ और इस साइड में बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं कम वजन उठा सकूंगा क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रेशर बहुत डालना होगा। तो लीवरेज जब हम लोग बढ़ा लेते हैं तो हम लोग कम एफर्ट में भी ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। मगर इसका एक उल्टा इफेक्ट भी है। मान लीजिए यहाँ पे अगर हम इस लीवर को छोड़ दे अभी, तो यहाँ पे ज्यादा वजन होने से ये फास्ट ऊपर चला जाएगा, राइट। यानी लीवरेज का इफेक्ट बिल्कुल उल्टा होता है। अगर वो सही डायरेक्शन में काम करे तो हम लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ऑपरेटिंग लीवरेज को और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक कंपनी का क्लासिक जो P&L स्टेटमेंट होता है उसका एग्जाम्पल लिया है। तो फर्स्ट ईयर में कंपनी एज्यूम कर लेते हैं 500 करोड़ अपना रेवेन्यू बनाया है। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट आता है 200 करोड़ का। रेवेन्यू से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करने के बाद आ जाता है कंट्रीब्यूशन मनी। तो उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट आता है कंपनी का, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होता है। और कंपनी के कंट्रीब्यूशन मनी से फिक्स्ड कॉस्ट को निकाल देने से ईबिट आ जाता है, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद इंटरेस्ट ईबिट से माइनस करने के बाद हमारा ईबीटी आ जाता है, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। उसके बाद टैक्स माइनस कर देने से हमारा आ जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे राइट साइड में है परसेंटेज, यानी रेवेन्यू हो जाता है हमारा 100%। उसके बाद ये वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, ये रेवेन्यू का कितना परसेंट है वही यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 500 रेवेन्यू का 200 हो जाता है 40%। उसके बाद ये कंट्रीब्यूशन दिखा रहा है 60%, यानी रेवेन्यू का 60% है हमारा कंट्रीब्यूशन। उसके बाद ईबिट कितना आया है 30%, इंटरेस्ट है 10%, ईबीटी है 20%, टैक्स है 6% और प्रॉफिट है 14%। तो यहाँ पे देखने की बात यह है, सेकेंड ईयर में मैंने सिर्फ 20% रेवेन्यू को बढ़ाया है और उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है यहाँ पे वो कितना बढ़ चुका है। तो रेवेन्यू मैंने 20% से बढ़ाया है, तो 500 का 20% बढ़ने से हो जाता है 600। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट भी हम लोग 20% से बढ़ाएंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट सेल के ऊपर डिपेंड करता है, ये फिक्स्ड नहीं होता है। फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड होता है, क्योंकि एक जब फैक्ट्री डाला जाता है तो फैक्ट्री के अंदर जो फैक्ट्री का मशीनरी होता है, मिनिमम लेबर होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है या जो रेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। मगर जो प्रोडक्शन बढ़ने से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, एक्स्ट्रा मैन पावर लगेगा, वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आता है। तो प्रोडक्शन बढ़ने से हमारा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेवेन्यू 20% बढ़ने से मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है कि वेरिएबल कॉस्ट भी 20% के हिसाब से बढ़ेगा। तो उसके हिसाब से हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है 360। और फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड कॉस्ट ही रहेगा, क्योंकि वो बढ़ता नहीं है, क्योंकि कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट अगर कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन ना हो तो भी इतना ही रहेगा। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करने से हमारा ईबिट आ जाता है। देखिए, हम लोग यहाँ पे रेवेन्यू को इंक्रीज किए हैं 20%, मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या हम लोग जो कहते हैं ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना बड़ा है 40%। तो इंटरेस्ट वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि कंपनी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं नेक्स्ट ईयर जब प्रोडक्शन हो रहा है तो कंपनी अपने पैसे से ही वो प्रोडक्शन कर रहा है। एक्स्ट्रा पैसा
बाहर से नहीं लिया है तो इंटरेस्ट रेट उतना ही रहेगा। और उसके बाद 210 से अगर 50 माइनस कर दे तो 160 रहता है, यानी ईबीटी हमारा 160 करोड़। उसके बाद टैक्स तो 160 का 30% ही रहेगा। देखिए यहाँ पे 100 करोड़ था और हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टैक्स से हमारा 30%, तो 100 करोड़ का 30% हो जाता है 30 करोड़। वैसे ही यहाँ पे 160 करोड़ का 30% हो जाता है 48 करोड़। तो 48 करोड़ माइनस करने के बाद प्रॉफिट हो जाता है 112 करोड़। तो अगर हम लोग देखें ईयर ऑन ईयर कितना हमारा प्रॉफिट बढ़ा है, तो यहाँ पे देखिए 60% हमारा प्रॉफिट बढ़ गया है। यहाँ पे और एक एग्जांपल ऑपरेटिंग लिवरेज का है कि हम लोग अगर ज्यादा लिवरेज लेते हैं, जो कंपनी ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा लेता है उसका एक दूसरा दिख भी है। अगर रेवेन्यू कम हो जाता है तो कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट में भारी गिरौती भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि हम लोग दूसरे केस में एज्यूम कर लेते हैं रेवेन्यू पहले साल में यहाँ पे जितना था और जो पैरामीटर था वो सेम है, मगर दूसरे साल में यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो रेवेन्यू हम लोगों ने 20% से ईयर ऑन ईयर डिक्रीज किया है। तो 500 पिछले साल था, इस साल है 400 का रेवेन्यू जो कि 100% है, और यहाँ पे 20% देखिए इंक्रीज हुआ है। इसके साथ इसको अगर हम लोग परसेंटेज वाइज माइनस करें तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा उसी हिसाब से माइनस होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे था 200, यहाँ पे देखिए 160 है, यानी 200 का 20% हो जाता है 40 करोड़। तो 40 करोड़ 200 से माइनस होने के बाद 160 रह जाता है। तो 400 से 160 माइनस होने के बाद हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाता है 240 करोड़। तो कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारा ईबिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है। तो वो कितना है 90 करोड़। तो अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर देखें तो वो कितना है, देखिए ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 40% का जो डाउन साइड वो देखने को मिला है। जहां पे अगर 20% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था वहां पे 40% का इंक्रीमेंट दिखाया था, मगर जब 20% से रेवेन्यू गिर गया तो 40% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया। अभी देखते हैं कि नेट प्रॉफिट में कितना गिरौती आता है। तो इंटरेस्ट रेट हम लोगों ने वो सेम ही लिया है क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा बोरो नहीं किया है। ईबिट यहाँ पे आ जाता है उसके बाद, यानी अर्निंग बिफोर टैक्स 40 करोड़, और टैक्स हमारा 40 करोड़ का 30% हो जाता है 12 करोड़। तो उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट हो जाता है 28 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर अगर हम लोग नेट प्रॉफिट को देखें तो -60 करोड़ का हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। तो ये जो ऑपरेटिंग लिवरेज है एक कंपनी के लिए एक तरीके से अच्छा चीज है, एक तरीके से बुरा चीज है। जो कंपनी सही तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करता है, यानी जितना उसका फिक्स्ड कॉस्ट है उसके ऊपर ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा माल सेल कर पाता है, वही ऑपरेटिंग लिवरेज को अच्छे तरीके से हैंडल कर पाता है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का बहुत सारा फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले को लिया है, एक ये है एक ये है। तो फर्स्ट फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे अगर फर्स्ट ईयर में देखें तो फर्स्ट ईयर में कंट्रीब्यूशन कितना है 300, उसके साथ हम लोग डिवाइडेड करेंगे कंट्रीब्यूशन माइनस ये फिक्स्ड कॉस्ट। तो उसके हिसाब से यहाँ पे देखिए आ जाता है 2। तो इसका मतलब क्या है, इसका सिंपली मतलब ये है अगर ये रेवेन्यू सिर्फ ईयर ऑन ईयर 10% से बढ़े तो हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 20% से बढ़ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे रेवेन्यू को कितना बढ़ाया था 20%, तो इसे कितना बढ़ना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 40%, क्योंकि 20% का 2 गुना कितना होता है 40%। तो देखिए यहाँ पे 40% बढ़ गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। दूसरा जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, क्योंकि कई बार एक कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूशन अमाउंट को निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग से नहीं दिया हुआ होता है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईबिट चेंजेस परसेंटेज और रेवेन्यू चेंजेस परसेंटेज। तो ये कैसे निकाला जाता है वो एक बार देख लेते हैं। देखिए रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर कितना परसेंटेज का चेंज आया है 20% का, और जो ईबिट का चेंजेस है वो कितना परसेंट आया है ईयर ऑन ईयर, यहाँ पे है 40%। तो सिंपली हम लोग 40% डिवाइडेड बाई 20% कर देंगे, यानी EBIT चेंजेस परसेंटेज डिवाइडेड बाय रेवेन्यू चेंजेस परसेंटेज। तो यहाँ पे भी 2 निकल के आ रहा है। तो इससे भी हम लोगों को सेम पता चलता है, अगर 20% से ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू बढ़ेगा तो 40% से हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे और एक रेशियो मैंने निकाल के रखा है। तो ये क्या है, देखिए अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको करंट ईयर का वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाता है तो आप नेक्स्ट ईयर कितना चेंज होने वाला है वो भी फोरकास्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे, उसका भी फॉर्मूला सेम है। इस फॉर्मूले को यूज करके आप नेक्स्ट ईयर का जो
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है या रेवेन्यू प्रॉफिट मार्जिन है वो किस रेशियो से चेंज होगा वो आप लोग देख सकते हैं। वो कैसे, वो हम लोग और एक एग्जांपल पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सेकेंड ईयर का रेवेन्यू कितना था ये आप लोग एक बार देख लीजिए, और यहाँ पे जो रेशियो है वो आप लोग देख लीजिए। तो दूसरे ऑपरेटिंग लिवरेज के एग्जांपल पे हम लोग चले जाते हैं। जो उस सीट पे सेकेंड ईयर का रेवेन्यू था, देखिए 600 करोड़, वो यहाँ पे है फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर में अगर 600 करोड़ का रेवेन्यू है तो रेवेन्यू हम लोग सिर्फ 20% से बढ़ाएंगे, और ये जो रेशियो वो आप वहां पे देख सकते थे जो मैंने फोरकास्टिंग रेवेन्यू बताया था। तो यहाँ पे सिर्फ 20% बढ़ाने से आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा वो 1.71 टाइम से ही बढ़ेगा। 20 इंटू 1.71 इजिकल टू 34%, राइट। मगर ये फोरकास्टिंग ऑपरेटिंग मार्जिन जो है आपको निकालने के लिए आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, और ईयर ऑन ईयर कितना चेंज हुआ है रेवेन्यू में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यानी दूसरा फॉर्मूला, और फोरकास्टिंग के लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या आप करंट ईयर का जो ईयर ऑन ईयर चेंजेस है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं? कोई भी कंपनी में कितना रेवेन्यू बढ़ाने से हम लोगों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना बढ़ सकता है वो जानने के लिए हम लोग ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी के अंदर कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे आएगा, किस प्राइस पॉइंट पे कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस रखने से ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है, वो हम लोग जानने के लिए हम लोग इस ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ जिस कंपनी के अंदर लार्जर ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उसे एक बड़ा फिक्स्ड कॉस्ट मंथ ऑन मंथ पे करना पड़ता है या ईयर ऑन ईयर पे करना पड़ता है, और जिस कंपनी के अंदर लो ऑपरेटिंग लिवरेज होता है उसका फिक्स्ड कॉस्ट भी कम होता है। और जब भी आप लोग ऑपरेटिंग लिवरेज को कोई एक कंपनी के साथ दूसरे कंपनी का कंपेयर करेंगे तो वो सेम इंडस्ट्री का होना चाहिए, नहीं तो क्योंकि आप अगर शिपिंग कंपनी के साथ कंसल्टिंग कंपनी का जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कंपेयर करेंगे तो वो वहां पे मैच नहीं करेगा, क्योंकि शिपिंग कंपनीज के अंदर बहुत ही अच्छा खासा फिक्स्ड कॉस्ट होता है, मगर एक कंसल्टिंग फर्म में उतना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है। तो कंपैरिजन जब आप करें तो वो सेम सेक्टर का होना चाहिए। और बेसिकली एनालिटिस्ट ये ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला यूज करते हैं रेवेन्यू और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फोरकास्ट करने के लिए कि एक कंपनी के रेवेन्यू के चेंजेस में कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके कंपनी के अर्निंग में या नेट प्रॉफिट में। तो कुछ एग्जांपल्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं हाई ऑपरेटिंग लिवरेज वाला कंपनीज है, जैसे कि आपका एयरलाइंस इंडस्ट्रीज, जैसे कि आपका शिपिंग इंडस्ट्रीज और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। और लो ऑपरेटिंग लिवरेज वाले कंपनी का अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो हम लोग सेल का यानी जो डिपार्टमेंटल स्टोर होता है वो कंपनीज के बारे में बात कर सकते हैं, या जो कंसल्टिंग फर्म है उसके अंदर ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि अगर कंपनी का सेल बढ़ता है तो उसके साथ कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब इकोनॉमी बूम में रहता है तब उन लोगों का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से वो ज्यादा लोग हायर करते हैं, तो उसी हिसाब से उन लोगों का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो बढ़ता जाता है। सेम ही होता है डिपार्टमेंटल स्टोर के बारे में भी। मगर ये एयरलाइंस इंडस्ट्रीज या आपका शिपिंग इंडस्ट्रीज बोलिए या आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोलिए, यहाँ पे ऑलरेडी मशीन सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा खर्चा तब वेरिएबल कॉस्ट का आएगा जब कंपनी ज्यादा प्रोडक्शन करेगा। यहाँ पे अगर ये शिप चलने लगता है तो फ्यूल का कॉस्ट एक्स्ट्रा आएगा। इन तीनों ही केस में मिनिमम स्टाफ मेंटेनेंस आपको लगना ही लगना है, मिनिमम जो लैंड का रेंट है वो सब लगना ही लगना है। तो हाई ऑपरेटिंग लिवरेज वाले कंपनी में आपको फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा देखने को मिलेगा, लो ऑपरेटिंग लिवरेज वाले कंपनीज में आपको फिक्स्ड कॉस्ट कम देखने को मिलेगा। और इसका कोइंसाइड भी है, अगर यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा बढ़ता है यानी हाई लिवरेज वाले कंपनी में रेवेन्यू थोड़ा बढ़ता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। मगर यहाँ पे जो ऑपरेटिंग लिवरेज कम वाला कंपनी से यहाँ पे अगर रेवेन्यू बढ़ता है 20% से तो देखा जा सकता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट शायद यहाँ पे 20% या उससे भी कम मार्जिन में बढ़े, या नेट प्रॉफिट उससे भी कम मार्जिन में बढ़े, क्योंकि इन लोगों का वेरिएबल कॉस्ट हाई होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं।
वीडियो में यूज किए गए कोई भी फाइनेंशियल टर्म अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो या वीडियो के बारे में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। आने वाले टाइम पे आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप नीचे लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।